नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं पवन सर, कक्षा 12 अर्थशास्त्र विषय पाठ 5 गरीबी। विद्यार्थी मित्रों, आज हम गरीबी घटाने के उपाय की चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है, तो गरीबी घटाने के जो उपाय हैं इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, आप इसे ध्यान से देखिए। सबसे पहले क्या है कि भारत में आयोजन काल दौरान गरीबी घटाने के निम्न प्रकार से उपाय किए गए, और जो सबसे पहले का उपाय है वह है कृषि क्षेत्र में श्रमिकों की उत्पादकता बढ़ाना। कि कृषि क्षेत्र में श्रमिकों की उत्पादकता किस प्रकार से बढ़े। कृषि क्षेत्र में श्रमिकों की उत्पादकता बढ़ाकर उनकी आय बढ़ाकर गरीबी को घटाया जा सकता है। क्या करना है हमें यहाँ पे विद्यार्थी मित्रों कि कृषि क्षेत्र में जो श्रमिक हैं उनकी उत्पादकता बढ़ानी है। ठीक है, और जब उनकी उत्पादकता बढ़ेगी तो उनकी आय बढ़ेगी, और जब उनकी आय बढ़ेगी तो क्या होगा, गरीबी घटाया जा सकता है। अब ये उनकी उत्पादकता बढ़ाने के लिए हमें क्या करना होगा कि उनको काम देना होगा, आधुनिक सुविधाएं देनी होगी, जिस कारण से यह उनकी उत्पादकता बढ़ पाएगी। इसके लिए कृषकों को सार्वजनिक कार्यक्रम द्वारा सुधरी हुई टेक्नोलॉजी, जो पुराने समय में प्राचीन समय में नहीं चलती थी, पर्याप्त प्रमाण में सस्ती दर पर कृषि उत्पादन, ठीक है, सुधरी हुई ढांचागत सेवा, उत्पादन हेतु पर्याप्त भाव, बाजार कृषि संशोधन की जानकारी पहुंचाने का प्रयास किया गया है। मतलब देश के अंदर कृषि संबंधित जो भी सुविधाएं हैं, टेक्नोलॉजिकल जो भी साधन है, वह सस्ते दामों पर किसानों तक पहुंचना चाहिए। कृषि उत्पादन सुधरी ढांचागत सेवा, जो भी ढांचागत परंपरागत सेवाएं हैं वह किसानों तक पहुंचना चाहिए। जो भी बीज है, जो भी खाद है, जो भी जंतुनाशक दवाइयां हैं, वह किसानों तक अगर हम मतलब सरकार सस्ते दामों तक उनके पास पहुंचाती है तो क्या होगा, उसका उपयोग करके जो किसान है वह अपनी उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं। और जब किसानों की उत्पादकता बढ़ेगी उनका विक्रय बढ़ेगा, विक्रय बढ़ने से उनकी आय बढ़ेगी, और आय बढ़ने से उनकी गरीबी दूर होती है। इस तरह से विद्यार्थी मित्रों, अब हम दूसरे पॉइंट की चर्चा करेंगे कि छोटे पैमाने के उद्योगों का विकास। भारत में कुल राष्ट्रीय आय, उत्पादन एवं कुल रोजगार में छोटे एवं गृह उद्योगों का योगदान अधिक है। भारत में जो कुल राष्ट्रीय आय है उसके उत्पादन और जो भी रोजगार है उसमें छोटे और गृह उद्योग का अधिक से अधिक योगदान देखने को मिलता है। आप जानते हैं कि बड़े कारखाने के अंदर कोई एक व्यक्ति काम करता है, ठीक है, वह अधिक आय प्राप्त करता है, लेकिन उसके घर पे बहुत सारे लोग होते हैं और उनके द्वारा गृह उद्योग और छोटे पैमाने के उद्योगों में घर के सारे लोग जुड़े हुए होते हैं। तो घर में जितने लोग होते हैं सबको रोजगार प्राप्त होता है। इस तरह से यदि छोटे और गृह उद्योगों का विकास किया जाए एवं उन्हें प्रोत्साहन दिया जाए तो बड़े पैमाने पर गरीबी का उन्मूलन किया जा सकता है। मतलब क्या होगा, गरीबी को ख़त्म किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट है यहाँ पे विद्यार्थी मित्रों, असंगठित क्षेत्र का विकास। असंगठित क्षेत्र में सब्जी विक्रेता, निर्माण क्षेत्र के मजदूर, कृषि मजदूर, हाथ लारी चलाने वाला इत्यादि का समावेश किया जाता है। अब ये जो असंगठित क्षेत्र है और संगठित क्षेत्र है, मैं इसके बारे में आपको बता देना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक सोहन है और एक मोहन है। तो जो सोहन है ये संगठित क्षेत्र के साथ जुड़ा हुआ है, और जो मोहन है यह असंगठित क्षेत्र के साथ जुड़ा हुआ है। तो संगठित क्षेत्र में विद्यार्थी मित्रों क्या है कि यह 30 दिन काम पे जाता है, ठीक है, और 30 दिन मतलब या इसको रोजगार मिलेगा सप्ताह एक। संगठित क्षेत्र में विद्यार्थी मित्रों क्या है कि जो सोहन है यह महीने की 30 दिन में इसको 4 दिन रजा मिलती है, मतलब छुट्टी मिलती है, और इसको 26 दिन काम करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ इसको तो ये फ़ायदा हुआ। दूसरा, साल के 365 दिन में इसको बोनस मिलता है, हर साल इसकी पगार बढ़ती है, इसका ईसीएस कटता है,
इसका पीएफ कटता है। अगर कोई तकलीफ़ हो जाए तो उस पीएफ पे लोन ले सकता है, उठा सकता है। ऐसे इसको सारी सुविधाएं मिलती हैं। दिवाली का टाइम आए तो इसको हक रजा मिलेगा, मिठाई का डिब्बा मिलेगा और सप्ताह में 4 रविवार की इसको छुट्टी भी मिलेगी। ये सारी सुविधाएं इसको क्या है, संगठित क्षेत्र में है। कोई बीमार हो जाए इसके परिवार का तो जो जनरल इंश्योरेंस मतलब दवाखाना है ईसीएस के द्वारा उसे वहाँ पे इलाज भी किया जाता है। अब असंगठित क्षेत्र में क्या है कि जैसे कि हमने देखा लारी, दुकान, विक्रेता इत्यादि, यहाँ पर जो मोहन है यह महीने के 300 दिन इसको काम पे जाना पड़ता है। 365 दिन में एक भी दिन इसको छुट्टी नहीं मिलती। इसका कोई ईसीएस पीएफ नहीं कटता है। ये अगर बीमार हो जाता है और आज काम पर नहीं गया है तो जिस दिन काम पे नहीं गया है इसका उस दिन का वेतन क्या हो जाता है, कट जाता है, जबकि संगठित क्षेत्र में वेतन नहीं कटेगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर इनके पास कोई इनको पीएफ नहीं मिलेगा, कोई सरकारी दवाखाने में इनको छूट इलाज नहीं मिलेगा, इनको कोई मिठाई का डिब्बा नहीं मिलेगा। हाँ ठीक, अगर कोई जो मालिक है, जो विक्रेता जहाँ पर ये काम करते हैं ठीक ठाक है तो भले दे देवे। ठीक है, इनकी पगार हर साल नहीं बढ़ेगी। जितने दिन जितने घंटे इन्होंने काम किया है उतने दिन उतने घंटे का ही इनको वेतन मिलता है। तो यहाँ पर विद्यार्थी मित्रों इस तरह से संगठित और असंगठित क्षेत्र देखने को मिलता है। ऐसे मजदूरों की स्थिति सुधारने में राष्ट्रीय आयोग द्वारा कार्य की परिस्थिति निश्चित करना, जीवन बीमा, स्वास्थ्य एवं वृद्धावस्था पेंशन योजना जैसी सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध करवाने की सिफारिश की गई है। कि मतलब जो हाथलारी या जो असंगठित क्षेत्र के साथ व्यक्ति जुड़ा हुआ है, लोग जुड़े हुए हैं, इनके साथ भी कुछ ऐसा अच्छा हो, इनके बुढ़ापे के लिए, इनके कार्यशक्ति के लिए, बढ़ावा के लिए सरकार इनके ऊपर भी ध्यान दे रही है। इसके अलावा छोटे एवं सीमांत किसान को कृषि हेतु पानी की व्यवस्था, ऋण की सुविधा की सिफारिश की गई। मतलब जो पानी है, सिंचाई की सुविधा अगर होगी तो फसल का उत्पादन क्या होगा, अच्छी तरह से हो पाएगा। इसलिए सरकार ऐसे छोटे किसान, सीमांत किसान को क्या करती है, ऋण की व्यवस्था कर रही है। अब हम विद्यार्थी मित्रों चौथा पॉइंट देखेंगे, उचित कर नीति का उपयोग। तो अर्थतंत्र में आय की असमानता और गरीबी घटे, इस प्रकार से आय के पुनः वितरण के लिए सरकार द्वारा कर नीति का उपयोग किया गया। क्या किया गया, देखिए, अर्थतंत्र में आय की असमानता और गरीबी घटे। जो आय की असमानता है, धनिक धनिक बनता जा रहा है, गरीब गरीब बनता जा रहा है, यह असमानता कैसी होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। ठीक है, और गरीबी घटे, जब यह असमानता कम होगी तभी जाके गरीबी घटेगी। पुनः वितरण के लिए, आय के पुनः वितरण के लिए सरकार द्वारा कर नीति का उपयोग किया गया, जो है टैक्स लगाया गया, जिससे धनिक वर्ग जिनकी कर भरने की शक्ति अधिक होती है, धनिक वर्ग जो है जिसकी कर भरने की शक्ति क्या है, अधिक है, उनके पास से अधिक कर वसूल किया जाता है और गरीब वर्ग को कम कर भरना पड़े ऐसी कर राहत दी जाती है। मतलब जो धनिक वर्ग है वह अधिक कर भर सकता है तो उसके पास से अधिक कर लेना चाहिए। जो गरीब वर्ग है वह अधिक कर नहीं भर सकता तो उसके पास से कम कर लेना चाहिए, जिससे क्या होगा, गरीबी में कमी देखने को मिलेगी। अब इस प्रकार जिसके परिणाम स्वरूप गरीबों की आर्थिक सामाजिक स्थिति में सुधार होता है और आय की असमानता एवं गरीबी क्या होती है, घटती है। अब हम 5वें पॉइंट की चर्चा करने जा रहे हैं, मानव पूंजी निवेश में वृद्धि। विकसित देशों में जहां पर मानव क्षमताओं के विकास हेतु बड़े पैमाने पर शिक्षा, स्वास्थ्य एवं कौशल वर्धन में पूंजी निवेश किया जाता है। जो विकसित देश हैं ऐसे स्थानों पर मानव की जो क्षमता है उसके विकास में क्या होता है, वृद्धि की जाती है। उसे और अच्छा ट्रेनिंग देकर, अच्छा काम सिखाकर उसे बढ़ाया जाता है। बड़े पैमाने पर शिक्षा दी जाती है, खुद कंपनियां उनको ट्रेन करती हैं, सिखाती हैं। स्वास्थ्य और कौशल वर्धन, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे ऐसी व्यवस्था भी वही कंपनियां, और उनकी कौशलता में जो उनका ज्ञान है उसमें वृद्धि हो, इस तरह से
जो मानव पूंजी है उसमें वृद्धि किया जाता है। वहाँ पर बेरोजगारी का प्रमाण खूब कम देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि लोगों को सिखाकर, काम बताकर उनको काम दिया जाता है, इसलिए उनके पास काम है। काम होने के कारण उनकी बेकारी कम है। बेकारी कम होने से क्या होता है? गरीबी भी खूब कम देखने को मिलती है। समाज में शिक्षा का ऊंचा स्तर, मजदूरों में रोजगार के लिए विस्तृत विकल्प और पसंदगी उपलब्ध कराते हैं। क्या होगा? जो समाज है उसमें शिक्षा का ऊंचा स्तर होना चाहिए, जो लोग हैं वह अच्छे पढ़े लिखे होने चाहिए। मजदूरों में रोजगार के लिए विस्तृत विकल्प, उनके पास दूसरा विकल्प भी होना चाहिए खेती के अलावा, और पसंदगी उपलब्ध कराते हैं। मतलब आप जो काम कर सकते हो उसे सीखो और उसमें निवृत्त बनो, निपुण उसमें बनो। कौशल विकास से मजदूरों की उत्पादकता बढ़ती है। ठीक है, जो कौशल है, जिस तरह से व्यक्ति ने सीखा है, उसमें क्या होगा? मजदूरों की उत्पादकता बढ़ती है। आप बिना कोई काम सीखे काम कर रहे हो तो आप जो काम कर रहे हो उसकी इकाई के उत्पादन में कमी देखने को मिलेगी। ठीक है, अगर आप उसी कार्य को सीख कर रहे हो तो उसकी इकाई में क्या होगा? उत्पादन में वृद्धि देखने को मिलेगा। और जब कोई भी मजदूर अधिक इकाइयों का उत्पादन करता है तो उसे अधिक वेतन मिलता है, और अधिक वेतन होने के कारण उसके क्या होगा? जीवन में परिवर्तन देखने को मिलेगा। कैसा परिवर्तन? कि उसकी गरीबी जो है वह दूर हो जाएगी। इसके लिए मजदूरों को काम के स्थान पर क्या होना चाहिए? तालीम, संशोधन हेतु सतत पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है, और जब वह संशोधन हेतु तालीम प्राप्त करते हैं तो उनकी गरीबी दूर होती है। अब हम विद्यार्थी मित्रों छठा पॉइंट देखने जा रहे हैं, उचित कीमत पर वस्तु एवं सेवाएं। गरीब परिवारों को पर्याप्त पोषण युक्त आहार, जो गरीब परिवार हैं उन्हें पोषण युक्त आहार नहीं प्राप्त होता है। ठीक है, तो ऐसे जो मजदूर हैं, जो गरीब परिवार हैं, सबसे पहले तो उन्हें पोषण युक्त आहार, खाद्यान्न सुरक्षा, खाने की जो व्यवस्था है उसकी सुरक्षा हो, इसके लिए राहत दर पर खाद्यान्न सामग्री उपलब्ध करवाना चाहिए। मतलब कौन सी सामग्री उपलब्ध करवाना चाहिए? खाने की, जो भोजन की व्यवस्था है वह, जिससे गरीबी में प्रत्यक्ष रूप से कमी की जा सकती है। जब व्यक्ति को भोजन पर्याप्त मात्रा में मिलेगा, उसका स्वास्थ्य जो है वह अच्छा रहेगा, तो वह अच्छे ढंग से काम कर पाएगा, और अच्छे ढंग से काम कर पाने के कारण उसकी आय अधिक होगी। आय अधिक होगी तो क्या होगा? उसकी गरीबी दूर हो जाएगी। भारत में इसके लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत सस्ते अनाज की दुकानें देखने को मिलती हैं। ग्रामीण और शहरी गरीब जो हैं खरीद सके उस कीमत पर आधारभूत आवश्यकताओं की चीज़ वस्तुओं को उपलब्ध करवाया जाता है, ताकि गांव हो या शहर हो सस्ते दामों पर खरीद सके। सरकार ऐसे लोगों के लिए गांव और शहर में सरकारी राशन की दुकान, तो इस तरह से अगर गरीबों को जो अनाज की दुकानें हैं वहाँ पर सस्ता अनाज मिले, सस्ती वस्तुएं मिले, तो प्राइवेट दुकानों से अंतर मिले, तो जो व्यक्ति हैं, जो मजदूर हैं, उनकी गरीबी में क्या होगी? थोड़ी बहुत कमी देखने को मिलेगी। देश में अकाल एवं अभाव के वर्षों में जब अकाल पड़ता हो या कोई ऐसी कमी वाला हो, सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा गरीबों की आधारभूत आवश्यकताओं की वस्तुएं उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी अधिक बढ़ जाती है। जब अकाल पड़ जाए, सूखा पड़ जाए, बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, ऐसी कोई प्राकृतिक आपत्ति देश के ऊपर आती है, तब सरकार को इन लोगों तक, इन गरीबों तक, इन विस्तारों तक बड़ी समस्याओं का सामना करते हुए अनाज, कपड़े, खाने पीने की चीज़ वस्तुओं को पहुंचाना पड़ता है।